अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि क्लास 10th का नेक्स्ट पेपर उर्दू का रहने वाला है। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी गेस्ट पेपर को लेकर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर पोर्शन, राइटिंग स्किल्स का पूरा पोर्शन कवर करवाने वाला हूँ, जहाँ से आपको लगभग 50 से लेके 55 मार्क्स तक पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देख लेना। देखने के बाद आपके 50 से लेके 55 मार्क्स एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आपने एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। जो चीज़ें मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा उनको बड़े ध्यान से देख लेना। उसके बाद जो आपका गैस रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो आपको करने की जरूरत है ही नहीं। आप ऐसे भी उन क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट करके आ जाओगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो चीज़ें आपको बोलूँगा उनको बड़ी ध्यान से आप लोगों ने यहाँ पे सुनना है। हम इस वीडियो में ग्रामर वाला जो पोर्शन, उर्दू का जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो कवर कर रहे हैं। साथ में इसमें आपका जो राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन है वो भी कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर और राइटिंग स्किल्स में से आपको लगभग 40 के प्लस मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये गैस मैंने जो वो मॉडल पेपर और आपके सिलेबस को नजर में रखते हुए प्रिपेयर किया है। जिस हिसाब से मॉडल पेपर में दिए हैं उस हिसाब से फिर मैंने जो वो उस ग्रामर, उस वाले पोर्शन को कवर किया है। ठीक, यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों की याद रखना, आपको 2 पैसेज आ जाएंगे जिसमें हर पैसेज के आपके 5 मार्क्स होंगे। तो वो कुल मिला के आपके 10 मार्क्स यहाँ पे पैसेज वाले पोर्शन से बनेंगे। वो 10 मार्क्स बिल्कुल इजी होंगे। आपको ऊपर 5-10 लाइंस की एक पैसेज होगी, नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे। उस पैसेज को पढ़ने के बाद उन 5 क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। तो 10 मार्क्स 2 पैसेजेस यहाँ पे बनेंगे। वो बिल्कुल आसान है, आप आसानी से उसको कवर कर लोगे। उसके बाद ग्रामर पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले यहाँ पे आपको जुमलों में इस्तेमाल करने को बोला जाएगा। लेकिन जुमलों में आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है, उनका वाहिद और जमा वाज़ेह होना चाहिए, और उसके बाद तज़कीर व तानीस भी वाज़ेह होनी चाहिए। यानी कि 4 पार्ट आपके आ जाएंगे। 2 की आपको जो है वो वाहिद और जमा वाज़ेह करने हैं, और 2 का आप लोगों को जो है वो तज़कीर और तानीस यानी कि मोनस और मुज़क्कर वाज़ेह करना है। दोनों को हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। इन जुमलों में से आपके लगभग 5 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। तो पहले हम यहाँ पे वाहिद और जमा को देखेंगे कि किस तरह से आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है कि वाहिद और जमा वाज़ेह हो जाएगा। ठीक, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वाहिद की अगर मैं बात करूँ तो वाहिद आपका आ जाता है सिंगुलर, और जमा की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका आता है प्लूरल। ठीक, जिसको हम इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल कहते हैं, वो सब आपको पता है। ठीक, वाहिद की अगर मैं बात करूँ तो वाहिद वो लफ्ज़ है जो सिर्फ एक शख्स एक जगह के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि एक शख्स है, ये एक जगह है, ये एक चीज़ है, उसके लिए हम वाहिद इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। जैसे किताब की अगर मैं बात करूँ, किताब को अगर आपने जुमलों में इस्तेमाल करना कि वाहिद या जमा वाज़ेह हो जाए। जैसे ये किताब मेरी है। ठीक, मेरी है मतलब किताब क्या है यहाँ पे वाहिद, किताबें क्या है जमा। ठीक, ये मेरी किताबें हैं, है नहीं आ जाएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, हैं। अगर किताबें होंगी तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मेरी किताबें हैं। ठीक, हैं बोले तो जमा, है बोले तो यहाँ पे वाहिद। उसी तरह से अगर मैं लड़का की बात करूँगा, वो लड़का स्कूल जा रहा है। ठीक, लड़का मतलब वाहिद। अगर लड़के होते, ठीक, अगर लड़के होते, वो लड़के स्कूल जा रहे, है नहीं वहाँ पे आता, वहाँ पे क्या आ जाता है, हैं अगर होता तो दैट मीन्स कि वो वहाँ पे जमा बन जाता। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे लड़का है तो लड़का बोले तो वाहिद को ऐसे जुमले में इस्तेमाल करना है ताकि वो पता चलना चाहिए कि ये वाहिद ही है या जमा है। ठीक, लड़का वाहिद है, इसलिए हम लिखेंगे ये लड़का स्कूल जा रहा है। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये लड़का स्कूल जा रहे हैं। अगर लिखेंगे वो तो जुमला ही नहीं बना, और जुमला अगर बन भी जाएगा तो वो किसकी यहाँ पे किस चीज़ को वो इंडिकेट करता है, वो करता है जमा को इंडिकेट। इसलिए आप लोगों ने इस तरह से जुमले में इस्तेमाल करना है कि वाहिद और जमा यहाँ पे वाज़ेह होना चाहिए। देन उसके बाद एक और एग्जाम्पल को अगर हम समझेंगे, जैसे यहाँ पे डॉक्टर की एग्जाम्पल आपको दी जाएगी, इसको हम कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे। एक डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है। ठीक, एक डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है। ठीक, डॉक्टर बोले तो वाहिद, कर रहा है बोले तो है तो सिंगल को यहाँ पे इंडिकेट करता है। ठीक, इसको कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे, एक डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है। ठीक, इस तरह से आपको वाहिद और जमा यहाँ पे वाज़ेह करना है। अभी मैंने वाहिद का आपको समझा दिया। अब जमा की अगर मैं बात करूँ तो जमा मतलब वो है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अफराद या चीजों को हम मतलब चीजों के लिए हम इस्तेमाल करें, वो यहाँ पे जमा होता है। जैसे मिसाल एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी मैंने किताब की बात करी, इसको मैंने वाहिद के तौर पे आपको समझाया। अब अगर किताबें होंगी तो ये सब किताबें मेरी हैं। ठीक, हैं बोले तो जमा। अगर यहाँ पे हम ये सब किताबें मेरी है अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये जुमला ही इनकरेक्ट यहाँ पे बनता है, जुमला इनकरेक्ट बनता है यहाँ पे बनता है। तो है किसको यहाँ पे इंडिकेट करता है, वाहिद को। लेकिन किताबें जमा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये सब किताबें मेरी हैं। जैसे लड़के की अगर मैं बात करूँ, अभी लड़का था, लड़का क्या है वाहिद, लड़के हो गया जमा। ठीक, इसको अगर हम देखेंगे तो वो
लड़के स्कूल जा रहे हैं बोले तो यहाँ पे जम्मा को इंडिकेट ये करता है, यानी कि प्लूरल को ये इंडिकेट करता है। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि वो लड़के स्कूल जा रहे हैं, ठीक, वो तो जुमला ही नहीं बना, और जुमला बना भी तो वो किसको इंडिकेट करता है, वो सिंगुलर को, वाहिद को वो इंडिकेट करता है। ठीक, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, वो लड़के स्कूल जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे डॉक्टर, कई डॉक्टर, ठीक, डॉक्टर बोले तो एक डॉक्टर, कई डॉक्टर बोले तो एक से ज्यादा डॉक्टर। जैसे यहाँ पे कई डॉक्टर्स, ठीक, डॉक्टर्स, ठीक, कई डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ठीक, मरीजों, ठीक, यानी कि बहुत सारे मरीज हैं बोले तो यहाँ पे हैं भी प्लूरल को इंडिकेट करता है। ठीक, इस तरह से आपने करना है इसको जुमले में इस्तेमाल, ताकि ये इंडिकेशन मिले कि वाहिद है या जम्मा है। ठीक, इसको आपने बिल्कुल आसानी से करना, बिल्कुल आसान है ये, और ये 5 मार्क्स बहुत ईजी है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे 2 पार्ट ऐसे होंगे जिनमें आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। इनकी तज़कीर और तानीज़ भी वाज़िया होनी चाहिए। ठीक, अब तज़कीर व तानीज़ कैसे वाज़िया करनी है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तज़कीर की अगर मैं बात करूँ तो तज़कीर आपका आ जाता है मुज़क्कर, तानीज़ की अगर मैं बात करूँ तो तानीस आपका आ जाता है मोनस। मुज़क्कर क्या हुआ और मोनस क्या हुआ ये आपको पता है। मुज़क्कर बोले तो मेल, मोनस बोले तो फीमेल। ठीक, इसको हमने जुमले में ऐसे इस्तेमाल करना है कि ये वाज़िया होना चाहिए कि ये मेल है या फीमेल है, या मोनस है या मुज़क्कर है। ठीक, उसके बाद अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा, जैसे मुज़क्कर की अगर मैं बात करूं, मुज़क्कर बोले तो मेल, जैसे अहमद स्कूल गया। ठीक, गया यहाँ पे किसको इंडिकेट करता है, मेल को। ठीक, अगर यहाँ पे गई होती तो गई किस चीज को इंडिकेट करती है, ये फीमेल को करती है, गई। ठीक, गया, गई। ठीक, जैसे यहाँ पे अली बहुत बहादुर ज़हीन लड़का है। ठीक, लड़का है। उस तरह से यहाँ पे उस्ताद ने तालिब इल्म को नसीहत की। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर आप देख लोगे ये दरवाजा खुला है। ठीक, ये दरवाजा खुला है, खुली है अगर होता तो वो किसको इंडिकेट करता, वो करता मोनस को इंडिकेट, लेकिन दरवाजा मुज़क्कर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये दरवाजा खुला है, खुला, खुली। ठीक, इस तरह से आपको याद रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आपकी एग्जांपल है, बुजुर्ग आदमी सड़क पर चल रहे हैं। ठीक, चल रहे हैं मतलब चल रहे हैं, चल रही है अगर होता चल रही है तो वो किसको इंडिकेट करता, वो मुज़क्कर को, मोनस को इंडिकेट करता। चल रहे हैं है यहाँ पे तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये मुज़क्कर को इंडिकेट करता। चल रही अगर होता तो वो मोनस को इंडिकेट करता। चल रहे किसको इंडिकेट करता है, ये आपका मोनस को इंडिकेट करता है। ठीक, उसके बाद इसके बाद अगर मैं मोनस की बात करूंगा यानी कि फीमेल की बात करूंगा, जैसे यहाँ पे फातिमा बाजार गई। गई एक होता है गया, एक होता है गई। गया किसके लिए इस्तेमाल होता है, गया होता है मेल के लिए इस्तेमाल यानी कि मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल, और गई किसके लिए इस्तेमाल होता है, गई जहां पे भी होगा तो आप समझ लेना कि ये फीमेल है। ठीक, यानी कि ये मोनस है। ठीक, जैसे फातिमा या किसी लड़की का नाम है ABC, या जैसे यहाँ पे फातिमा है, फातिमा बाजार गई। ठीक, फातिमा बाजार गया नहीं आ जाएगा, अगर हम गया लिखेंगे तो वो किसको इंडिकेट करेगा, वो मुज़क्कर को इंडिकेट करेगा, लेकिन फातिमा क्या है, ये मोनस है तो इसको हम कैसे करेंगे जुमले में इस्तेमाल, फातिमा बाजार गई। उसी तरह से यहाँ पे ज़ैनब बहुत मेहनती लड़की है। ठीक, लड़की है तो वो यहाँ पे आपका यहीं से मेहनती लड़की मतलब कि ये फीमेल को ही यहाँ पे इंडिकेट करता है। ठीक, इस तरह से यहाँ पे आपने जो है वो, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, ये खिड़की बंद है। ठीक, खिड़की, खिड़का तो कुछ है ही नहीं, लेकिन खिड़की है तो खिड़की क्या है, मोनस। ठीक, अगर इसको मुज़क्कर में देखेंगे तो खिड़का आ जाएगा, लेकिन खिड़का तो कोई चीज है ही नहीं, तो खिड़की है, की एक होता है की और एक होता है यहाँ पे का। ठीक, की किसको इंडिकेट करता है, ये करता है मोनस को इंडिकेट, और का किसको करता है इंडिकेट, ये करता है मुज़क्कर को इंडिकेट। ठीक, ये चीजें गई, गया, की, का, यही चीजें आपको समझनी है, यही चीजें मुज़क्कर और मोनस के बीच में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक, ये आपने समझ लेनी है कि किस तरह से हम मुज़क्कर और मोनस को इंडिकेट करेंगे, किस तरह से हम वाहिद और जम्मा को इंडिकेट करेंगे। 5 मार्क्स ये बहुत इजी हैं, ये 5 मार्क्स आपको कवर हो गया। अब अगर हम आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे हुरूफ और हुरूफ की किस्में। ठीक, यहां से आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, आपको 2 हुरूफ दिए गए होंगे, 2 हुरूफ को आप लोगों ने जो उनकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एक एग्जाम्पल लिखनी है आपको। ठीक, दो कोई जैसे हुरूफ जार, हुरूफ तहसीन आते हैं यूजुअली, जेके बोस इनको इन 2 हुरूफों को ज्यादा रिपीट करता है, तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक तो डेफिनेशन लिखनी है और एक उसकी एग्जाम्पल लिखनी है। ठीक, हुरूफ और हुरूफ की एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो हुरूफ की एग्जाम यानी कि हुरूफ की किस्में कितनी है। ठीक, हुरूफ की किस्मों की अगर हम बात करेंगे, हुरूफ की बहुत सारी किस्में, जैसे हुरूफ जार की अगर मैं बात करूं, हुरूफ जार की अगर मैं बात करूं, यूजुअली याद रखना आप जेके बोस का कोई भी पेपर उठा के देखो, हुरूफ जार और हुरूफ तहसीन को ही यहाँ पे लिखा गया होता है, तो आपको उन दो को जो मतलब डिफाइन करना होता है। ठीक, हुरूफ जार की अगर मैं बात करूं तो हुरूफ जार क्या है, हुरूफ जार वो अल्फाज है जो इसम के साथ मिलकर जुमले में इसका राबित जाहिर करते हैं और अमूमन किसी ताल्लुक समेत ये मकसद को बयान करते हैं। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे हुरूफ जार क्या ये है,
बिल्कुल हाँ, हुरूफ जार की अगर हम बात करेंगे तो हुरूफ जार को डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हुरूफ जार वो अल्फाज हैं जो इसम के साथ मिलकर जुमले में इसका राबित जाहिर करते हैं और उमूमन किसी ताल्लुक, समत या मकसद को बयान करते हैं। या वो ताल्लुक को बयान करेंगे या सिमत को बयान करेंगे या मकसद को वो बयान करेंगे। वो क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं हुरूफ जार। अब हुरूफ जार की मिसाल अगर हम बात करें, जैसे अली से मिला, ठीक, मैं स्कूल के लिए जा रहा हूं, किताब पर रखी गई है, ठीक, किताब पर रखी गई है, किताब टेबल पर रखी गई है, ठीक। पर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है? ये इनको मिलाता है, ठीक। बच्चा कुर्सी के नीचे बैठा है, ठीक। इस तरह से आपको यहाँ पे हुरूफ जार की डेफिनेशन आ जाएगी। देन उसके बाद हुरूफ इतफ की अगर मैं बात करूं हो तो हुरूफ इतफ वो अल्फाज है जो जुमले में दो अल्फाज या जुमलों या फिक्रों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक। ये वो मतलब हुरूफ इतफ वो हुरूफ है जो जुमलों में दो अल्फाज या तो जुमलों को आपस में जुड़ाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चाय पी और काफी दोनों ने ली, ठीक जी। और क्या यहाँ पे? मैंने चाय पी और काफी दोनों ने ली, ठीक। ये दो जुमले अलग अलग, इन दोनों को मिलाता कौन है यहाँ पे? और क्या है यहाँ पे? हुरूफ इतफ, ठीक। हुरूफ इतफ क्या होते हैं? ये वो हुरूफ होते हैं जो दो जुमलों को या दो लफ्जों को आपस में मिलाते हैं। जैसे मैंने चाय पी और काफी दोनों ने ली, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अहमद मेहनती लेकिन कम गो है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे वो आया फिर चला गया, ठीक। वो आया चला गया, ठीक। दो अलग अलग हैं। फिर क्या करता है? इन दोनों को यहाँ पे मिलाता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिलेशन क्रिएट करता है, ठीक। वो आया फिर चला गया, ठीक। आपने क्या, जब पेपर देने बैठोगे तो पहले आप क्या काम करोगे? हुरूफ इतफ की डेफिनेशन लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे? ये वो अल्फाज है जो जुमले में दो अल्फाज या जुमलों या फिक्रों को आपस में जोड़ते हैं। मसलन, ठीक, एग्जाम्पल के साथ आप क्या करोगे? वो आया फिर गए, या मैंने चाय पी और काफी दोनों ने पी, ठीक। इस तरह से आप लिखोगे एक एग्जांपल, आपके 2 मार्क्स यहां से इससे बनेंगे, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल, या तो पढ़ो या खेलो, ठीक। या तो पढ़ो या तो खेलो, ठीक। इस तरह से ये 2 जुमले अलग अलग हैं। देन उसके बाद हुरूफ शरत की अगर मैं बात करूं, हुरूफ शरत वो अल्फाज हैं जो किसी शरत को जाहिर करते हैं, ठीक। हुरूफ शरत क्या है? ये वो अल्फाज हैं जो किसी शरत को जाहिर करते हैं, यानी कि जुमले में कोई खास कैद या शरत लगा दी है, ठीक। मतलब ये शरत को जाहिर करते हैं। शरत जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, यानी कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं करोगे, यानी कि एक शरत को ये जाहिर करता है। तो इसमें क्या आप डेफिनेशन लिखोगे हुरूफ शरत की? हुरूफ शरत वो अल्फाज होते हैं जो किसी शरत को जाहिर करते हैं, ठीक। उसके बाद एग्जांपल में क्या लिखोगे आप? अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो अगर क्या यहाँ पे शरत को इंडिकेट करता है, तो अगर क्या हमारे पास है यहाँ पे? हुरूफ शरत। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नीचे दूसरे एग्जांपल, जब बारिश होगी तो मौसम खुशगवार होगा, ठीक। कब खुशगवार होगा? जब बारिश होगी, ठीक। जब बारिश अगर नहीं होगी तो मौसम खुशगवार नहीं होगा। तो जब किसको इंडिकेट करता है यहाँ पे? जब इंडिकेट करता है हुरूफ शरत को, यानी कि शरत को ये इंडिकेट करता है। जैसे अगर शरत को इंडिकेट करता है, जब शरत करता है। तो इस तरह से आप एक एग्जांपल लिखोगे तो आपके 2 मार्क्स यहां से बनेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हुरूफ निदा की अगर मैं बात करूंगा, हुरूफ निदा वो अल्फाज हैं जो किसी को बुलाते या मुतवज्जा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। यानी कि हुरूफ निदा वो अल्फाज हैं, निदाई हुरूफ जिनको हम कहते हैं, ये वो अल्फाज हैं जो किसी को बुलाने या मुतवज्जा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसको एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ए दोस्त मेरे बात सुनो, ठीक। यानी कि हुरूफ क्या है? ये हुरूफ निदा वो अल्फाज हैं जो किसी को बुलाने के लिए या किसी को मुतवज्जा करने के लिए, अपनी तरफ उसको मतलब मुतवज्जा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ए दोस्त तुम मेरी बात सुनो, ठीक। अरे क्या हो गया, ठीक। अरे क्या है यहाँ पे? हुरूफ निदा। ओ भाई, ओ भैया जरा रास्ता देना, ठीक। ओ भैया क्या है? मतलब फॉर एग्जाम्पल सामने से कोई चल रहा है तो आपने उसको अपनी तरह मुतवज्जा करना है या आपने उसको कुछ बोलना, तो आप क्या बोलोगे? ओ भैया, अरे भैया, ठीक। तो ये जो अल्फाज होते हैं ये हुरूफ निदा होते हैं, ठीक। आगे हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर है वाह क्या खूबसूरत नजारा है, ठीक। ये भी है हुरूफ निदा, ठीक। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है हुरूफ इस्तिफहाम, ठीक। हुरूफ इस्तिफहाम क्या है? ये वो अल्फाज हैं जो किसी सवाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। ये वो मतलब हुरूफ है या ये वो अल्फाज हैं जो किसी सवाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको हम सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मसलन अगर हम देखेंगे, क्या तुमने खाना खाया? क्या, ठीक। क्या यहाँ पे क्या है? ये सवाल को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। इसके साथ हमेशा क्या लगता है? नोट ऑफ इंट्रागेशन हम इसके साथ हुरूफ इस्तिफहाम के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक। क्यों तुम परेशान हो? ठीक। क्यों मतलब क्यों, क्या बात है, क्यों तुम परेशान हो? कौन क्लास में आया था? कौन मतलब
मतलब कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं उसमें, क्यों को भी हम सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं। मतलब क्यों जब हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें कोई सवाल पूछना होता है। क्या हमने मतलब तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई सवाल हमने पूछना होता है। जैसे कहाँ जा रहे हो तुम, ठीक, कहाँ जा रहे हो तुम, तो ये क्या काम करता है, ये सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इस हुरूफ को क्या कहते हैं, हुरूफ इस्तिफहाम। ठीक हो गया आपका ये भी। देन उसके बाद हुरूफ नफी। ठीक, हुरूफ मैं थोड़ा सा ज्यादा आपको समझा रहा हूं ताकि अगर कोई सा भी इनमें आ जाए तो आप आसानी से इसको कवर कर लोगे। मैं पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हुरूफ नफ़ी की अगर मैं बात करूंगा तो हुरूफ नफ़ी वो अल्फाज हैं जो किसी चीज़ या फाल की नफ़ी करते हैं। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे, मैंने चाय नहीं पी। ठीक, नहीं पी। ठीक, उसके बाद वो स्कूल ना गया, तो ना नहीं क्या है, ये हमारे हैं हुरूफ नफ़ी। ठीक, यानी कि ना करना। ठीक, उसके बाद तुम इस काम को हरगिज़ मत करना। ठीक, नहीं मतलब ना की इंडिकेशन यहाँ पे होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हुरूफ ताकीद। हुरूफ ताकीद क्या है, हुरूफ ताकीद वो अल्फाज हैं जो किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी किसी बात पे अगर हमें ज्यादा जोर देना है तो उस टाइम हम क्या, कौन से हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं, हम हुरूफ ताकीद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, मिसालें क्या है, मैं जरूर आऊंगा। ठीक, जरूर क्या मतलब, हम उस पर गौर देंगे, मैं आऊंगा ही आऊंगा। ठीक, तो जरूर क्या है यहाँ पे, हुरूफ ताकीद। ठीक, उसके बाद यहाँ पे तुम ही मेरे बेहतरीन दोस्त हो। एक तो दोस्त है, एक है बेहतरीन दोस्त। मैं आऊंगा लेकिन मैं जरूर आऊंगा, यानी कि हम इस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि मैं जरूर आऊंगा। मैं आऊंगा भी तो चलेगा, मैं जरूर आऊंगा यानी कि मैं वो आऊंगा ही जरूर, किसी भी हालत में मैं आऊंगा। ठीक, उसके बाद जैसे तुम मेरे दोस्त हो। ठीक, ये भी ठीक है, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो, यानी कि हम इस चीज पे, दोस्त पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक, कि बेहतरीन दोस्त हो तुम मेरे। ठीक, उसके बाद ये काम बेशक मुश्किल है। ठीक, ये काम मुश्किल है, ये जुमला भी ठीक होगा, लेकिन ये काम बेशक मुश्किल है यानी कि ये काम बिल्कुल मुश्किल है। तो ये बेशक क्या है यहाँ पे, हुरूफ ताकीद। तो जरूर, बेहतरीन, बेशक, बिलाशक, तो ये सारे हुरूफ क्या होते हैं, ये सारे हुरूफ हुरूफ ताकीद होते हैं। तो आप जब पेपर देने जाओगे तो एक एग्जाम्पल आप लिख के आना, ये आपका यहाँ पे चलेगा। देन उसके बाद हुरूफ फजाइया की अगर मैं बात करूंगा तो हुरूफ फजाइया वो अल्फाज हैं जो हैरत, अफसोस या खुशी के जज्बात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक, यानी कि हुरूफे फजाइया क्या है, ये वो अल्फाज हैं जो हैरत, अफसोस या खुशी के जज्बात को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, हाय, आह, शाबाश। ठीक, हाय मुझे चोट लगी। ठीक, यानी कि हाय मतलब अफसोस हो रहा है हमें। ठीक, आह क्या खूबसूरत जगह है। आह क्या किसको इंडिकेट करता है, ये यहाँ पे खुशी को इंडिकेट करता है। हाय किसको करता है, यहाँ पे अफसोस को इंडिकेट करता है या हैरत को इंडिकेट करता है। जहाँ पे आह, हाय, शाबाश वगैरह ये जो चीजें होती हैं, इन चीजों के साथ हमेशा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारे हुरूफ क्या होते हैं, ये हुरूफ फजाइया होते हैं। ठीक, गला सूख रहा है मेरा, इसलिए बीच में थोड़ा पानी भी पीना पड़ता है। आगे हम चलेंगे तो हो गया यहाँ पे आपको हुरूफ और हुरूफ की किस्में। यहां से ही आपको दो आ जाएंगे, दो की डेफिनेशन आपको लिखनी है और उनके नीचे एक एक एग्जांपल आपको लिखनी है। तो हो गए ये कंप्लीट। देन उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। जुमलों में इस्तेमाल आपको सिंपली करना होगा। ठीक है, इसमें कोई वाहिद जमा आपको वाज़ा नहीं करना, कोई मोनस मुज़क्कर वाज़ा नहीं करना। दो अल्फाज लिखे गए होंगे, उनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और 2 मार्क्स यहाँ से आपको बन जाएंगे। तो किस तरीके के ये अल्फाज होंगे, जैसे यहाँ पे होगा एक ना सुनना। ठीक, एक ना सुनना, इसको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक ना सुनना क्या होता है। ठीक, एक ना सुनना की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की बात ना मानना, जिद पर कायम रहना। ठीक, एक ना सुनना मतलब कुछ भी हो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तुम्हारी बात को, मैं सुनूंगा ही नहीं तुम्हारी बात। तो ये हो गया एक ना सुनना। एक तो होगा कुछ ना सुनना। ठीक, कुछ ना सुनना, लेकिन एक ना सुनना मतलब बिल्कुल अपनी जिद पे मैं अड़ा हूं, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। ठीक, तो वो होता है एक ना सुनना। इसको कैसे हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे, उस्ताद ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो एक ना सुनने पर कायम रहा। ठीक, इस तरह से इसी टाइप के आपके दो अल्फाज आपको पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट कौन है वो मैं इसके आपके साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से आप जुमलों में इस्तेमाल करोगे। या इसमें वालिदैन ने इसे मना किया लेकिन वो एक ना सुनने की आदत से बाज ना आया। ठीक, इस तरह से कोई सा भी जुमला आप लिखोगे तो आपका यहाँ पे 1 मार्क्स इसका बनेगा। देन उसके बाद छाती पीटना ये मोस्ट रिपीटेड है जेके बोस का। तो छाती पीटने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गम करना, इनकी शदीद गम करना, अफसोस का इजहार करना, शदीद अफसोस का इजहार करना हो गया छाती पीटना। ठीक, इसमें इसको हम कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे, जैसे जुमला मैंने यहाँ पे लिखा है, माँ ने बेटे की नागहानी मौत की खबर सुनते ही वो छाती पीटने
लगी। देन उसके बाद गरीब आदमी अपना सब कुछ लुट जाने पर छाती पीट रहा था। ठीक, छाती पीटना मतलब शदीद गम या शदीद अफसोस जाहिर करना, तो वही हो गया आपका छाती पीटना। तो इस तरह से आप जुमले में इस्तेमाल करोगे। बाग बाग होना, ये भी रिपीटेड है, ये भी आ सकता है आपका। बाग बाग होना मतलब बहुत खुश होना, ठीक, ज्यादा से हद से भी ज्यादा खुश होना, ठीक, इधर उधर दौड़ना, इसको भी हम बाग बाग होना कहते हैं, लेकिन इसकी बेस्ट डेफिनेशन है बहुत खुश होना। ठीक, बाग बाग होना, इसको हम बहुत खुश मतलब बहुत ज्यादा खुश होना है, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, वही बाग बाग होना होता है। ठीक, इसकी है, इसको हम जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? शादी की तैयारी में सब घर वाले बाग बाग हो रहे थे, यानी कि शादी की तैयारी में सब घर वाले खुश हो रहे थे। इम्तिहान के दिन करीब थे, इसलिए वो किताबें लेने के लिए बाग बाग हो रहा था। आप तो कभी बाग बाग नहीं हुए, खुश तो अभी कभी नहीं हुए किताबें खरीदने के टाइम, लेकिन जुमले में मैंने यहाँ पे लिखा है कि इम्तिहान करीब आते ही इसलिए वो किताबें लेने के लिए बाग बाग हुआ। ठीक, इस तरह से आपने इसको जुमले में इस्तेमाल करना है और आपके यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ से भी बन जाएंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे आंखें फाड़ना। ठीक, आंखें फाड़ना क्या हो गया? हैरान होना। ठीक है, आंखें फाड़ना क्या हो गया? हैरान होना। इसको कैसे जुमले में इस्तेमाल हम करेंगे? जैसे यहाँ पे इम्तिहान के नतीजे में अपनी कामयाबी देखकर अली ने आंखें फाड़ ली थी, यानी कि वो हैरान हो गया, यार मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, फिर भी मेरे 80% 90% मार्क्स आ गए। इंशाल्लाह आपके साथ भी ऐसा होगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आप भी उस टाइम आंखें फाड़ के अपने रिजल्ट को देखोगे, यार इतना अच्छा तो मेरा पेपर नहीं हुआ जितना अच्छा मुझे यहाँ पे रिजल्ट आया। देन उसके बाद यहाँ पे दुम दबाकर भागना। ठीक, दुम दबाकर भागना मतलब डर कर भाग जाना। ठीक, दुम दबा के भागना एक हो गया भागना, एक हो गया दुम दबा के भागना। दुम दबा के भागना मतलब डर कर भाग जाना। ठीक, तो इसको आप कैसे जुमले में इस्तेमाल करोगे? चोरों ने जब पुलिस को करीब आते देखा तो वो दुम दबा के भाग गए। ठीक, इस तरह से आपने जुमले में इस्तेमाल करना है। उसके बाद कान खड़े होना, यानी कि चौंक जाना, खबरदार होना। ठीक, तो इसको कैसे जुमले में इस्तेमाल करोगे? जैसे ही मैंने खतरे की आवाज सुनी मेरे कान खड़े हो गए। तो इस तरह से आप इसको जुमले में इस्तेमाल करोगे। ठीक, देन उसके बाद हाँ, हाथ पांव फूलना। ठीक, ये वो नहीं है कि हाथ पांव उसकी स्वेलिंग होगी, हाथ पांव फूलने का मतलब है यहाँ पे घबरा जाना। ठीक, ये इडियम और फ्रेजेस होते हैं, उसी को वही यहाँ पे ये है, यानी कि हाथ पांव फूलना क्या है? घबरा जाना। ठीक, जलजले के झटके महसूस होते ही सबके हाथ पांव फूलने लगे। ठीक, इस तरह से आप इसको जुमले में इस्तेमाल करोगे। ऐसा नहीं कि आप इसको हाथ पांव फूलने का मतलब यह है कि आप स्वेलिंग के साथ इसको रिलेट करके जुमले में इस्तेमाल करोगे कि उसको चोट लगी, उसके हाथ पांव फूलने लगे, वो नहीं करना है आपने ये इडियम और फ्रेजेस आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, ये वही हैं आपके, इनको आपने जुमले में इस्तेमाल करना है। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे दांतों तले उंगली दबाना। ठीक, दांतों तले उंगली दबाना ये नहीं कि इसको ऐसे जुमले में इस्तेमाल करोगे उसने दांतों तले अपनी उंगली दबा दी, वो इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा हैरान होना। ठीक, जब आप हैरान होते हैं तो हम क्या काम करते हैं, कभी कभी अपने मुंह में जो है वो अपने हाथ या अपनी उंगलियां रख लेते हैं। तो इसको हम कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे? जब इसने अपने दोस्त की कामयाबी का सुना तो दांतों तले उंगली दबा ली। ठीक, ऐसे जो मतलब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जब वो अपने दूसरे दोस्त को कामयाब होते देखते हैं या उसका रिजल्ट देखते हैं अच्छे मार्क्स हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि यार इसको कहाँ से कामयाब हो गया। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे है दिल में लड्डू फूटना। दिल में लड्डू फूटना मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होना। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपके दिल में भी लड्डू फूटेगा, जब आपके 90% मार्क्स होंगे तो आपके दिल में भी लड्डू फूटेगा। इसको कैसे हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे? जब इसे नई नौकरी मिली तो इसके दिल में लड्डू फूटने लगे। जब इंशाल्लाह आप भी आगे चल के अपना 12th पास करोगे, उसके बाद किसी जॉब के लिए तैयारी करोगे, तो जब आप एग्जाम निकालोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपको जॉब लगेगी तो आपके दिल में भी लड्डू फूट जाएंगे कि यार वाह मिल गई नौकरी। ठीक, अब नौकरी भी होगी, छोकरी भी होगी और जो मुझे छोड़ के गई थी और वो भी यहाँ पे मुझे अब मिलेगी। ठीक, आगे हम चलने की कोशिश करेंगे। यहां तक हो गया आपको जुमले में, यानी कि इडियम और फ्रेजेस मैंने करवा लिए। 6, 7, 8 मैंने बता दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट रिपीटेड है, तभी मैंने इन 8 को यहां पे कवर किया। आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे यहाँ पे आपका है तरकीब नहवी करना और जुमले में इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से आपके 4 मार्क्स बनेंगे और बहुत इजी भी है। ठीक, तरकीब नहवी कैसे करने हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तरकीब नहवी और जुमले के बारे में आपकी वजाहत यहाँ दी जा रही है। ठीक, किस तरह से दी जा रही है? ठीक, जैसे यहाँ पे तरकीब नहवी की अगर हम बात करेंगे, तरकीब नहवी से जुमले में मुख्तलिफ अज्जा का नज़म व तरतीब है। ठीक, यानी कि जुमले में अल्फाज को किस तरीके से रखा गया है वो दुरुस्त माने दें। ठीक, यानी कि जो हमारे कोई भी जुमला है उसमें कौन सा मतलब वर्ड किसको इंडिकेट करता है, इसको हम अभी एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें हमारे पास इसमें होता है, फाल होता है, मफूल होता है, सिफत वगैरह होते हैं। तो यही सारे मिलके जो है वो एक जुमला बनाते हैं। जैसे हम तरकीब की अक़साम की बात करेंगे तो इसमें क्या है, जुमला इस्मिया है। ठीक, आपको बोला गया तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। ठीक, तरकीब नहवी करनी है और जुमले का नाम भी आपको लिख लेना, यानी कि इसमें इसम कौन है, मफूल कौन है, फाइल कौन है, फेल कौन है, वो सब आपको लिखना होता है। और उसके साथ साथ
साथ आपको जुमले का नाम भी बताना है, ठीक। जुमले का नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखेंगे कि कितने टाइप के जुमले हमारे पास होते हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास है जुमला इस्मिया, ठीक। जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसमें फाइल और मफूल का ताल्लुक इसम से होता है, ठीक। इसम यानी कि नाउन, जिसमें फाइल और मफूल का ताल्लुक किससे होता है? इसम से होता है, ठीक। अब आप कमेंट्स में बोलो फाइल और मफूल क्या होता है, ये आप कमेंट्स में हमें बोलो। जैसे इस्तेमाल जैसे जुमले के तौर पर मैं समझा दूं आपको, वो लड़का अच्छा है, ठीक। यानी कि ये जुमला एक इसम इस्मिया जुमला है, ठीक। यानी कि वो लड़का अच्छा है, ठीक। इसमें इसम भी है और उसके साथ साथ उसका ताल्लुक किसके साथ है? फाइल और मफूल के साथ है। देन उसके बाद जुमला फेलिया क्या होता है? वो जुमला फेलिया वो जुमला होता है जिसमें फाल यानी कि किसी अमल का लफ्ज, ठीक, यानी कि किसी काम के लफ्ज को इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे, लड़का पढ़ रहा है, यानी कि वर्ब यहाँ पे है, पढ़ रहा है, मतलब कि कोई यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे हमारा फाइल हो रहा है, ठीक। फे आइन लाम फाइल होता है, एक होता है यहाँ पे फे एलफ आइन लाम होता है फाइल, और एक होता है यहाँ पे फेल, ठीक। ये एक होता है यहाँ पे फेल। फेल बोले तो वो फेल नहीं या फिर आयल वाला नहीं, फेल बोले तो वर्ब, वर्ब बोले तो कुछ काम यहाँ पे हो रहा है। लड़का पढ़ रहा है, लड़का क्या है? लड़का इसम है, पढ़ रहा है क्या है? फेल है। और उसके साथ यहाँ पे जुमला कौन सा बनना? जुमला इस्मिया कौन सा है? ये जुमला, सॉरी इस्मिया नहीं, जुमला फेलिया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे जुमले के नाम अगर हम बोलेंगे, यानी कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस को अगर हम समझने की कोशिश पड़ेंगे, इसमें जुमला खबरिया, ये वो जुमला जिसमें किसी बात की इतला दी जाती है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो किताब पढ़ रहा है, यानी कि जुमला फेलिया, यानी कि जुमला खबरिया, ठीक। यानी कि कोई खबर हमें यहाँ पे इस जुमले से मिल रही है। उसके बाद जुमला इस्तिफामिया, ठीक। वो जुमला सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक। तो ये जुमला क्या है हमारा? ये जुमला है इस्तिफामिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जुमला तजबिया, ये जुमला किसी बात पर हैरानी या ताज्जुब को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक को कैसे, जैसे क्या बात है, ठीक है, कि हम मतलब हैरानी हम जाहिर करते हैं, उस जुमले को क्या कहते हैं? जुमला तजबिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जुमला आपका जुमला अमरिया। अमरिया बोले कि जुमला किसी से हुक्म या दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल, जब हम किसी से हुक्म करते हैं या किसी से दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम वो कौन सा जुमला हमारा बनता? जुमला अमरिया। जैसे यहाँ पे दरवाजा बंद करो, ठीक। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दरवाजा बंद करो, हम किसी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप दरवाजा बंद करो, तो ये जुमला क्या बनेगा? ये जुमला अमरिया यहाँ पे बनेगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है जुमला तरगीबिया, ठीक। जुमला तरगीबिया क्या होता है? ये जुमला किसी शख्स को कुछ करने की तरगीब देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ठीक। तरकीब नहवी करने के लिए क्या होता है कि आपको जो वर्ड बाय वर्ड लिख रहे हैं, जैसे आप लिखोगे तुम्हें क्या है, मेहनत क्या है, करनी चाहिए क्या है, वो तरकीब नहीं हुई है, लेकिन जुमले का नाम जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जुमला क्या है? ये जुमला तरगीब या क्या है? हम किसी को जो है वो तरगीब देते हैं कि तुम किस तरह से ये काम करोगे या काम ये कर लो, ठीक। ये हमारा जुमला तरगीबिया होता है। उसके बाद जुमला इस्मिया की अगर मैं बात करूं कि वो लड़का ज़हीन है, इस जुमले में लड़का एक इसम है, ज़हीन एक सिफत है और इसम की खुसूसियात बयान कर रहा है, ठीक। आप अगर ऐसा आपका आ जाएगा वो लड़का ज़हीन है, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी, या ऐसे इस तरीके का आपका जुमला आ जाएगा, वो लड़का ज़हीन है, आपने इसकी तरकीब नहवी करनी और जुमले का नाम बताना। तो आप इसमें क्या लिखोगे? पहले लिखोगे यहाँ पे लड़का क्या है, यहाँ पे आगे लिखोगे इसम, देन उसके बाद यहाँ पे ज़हीन क्या है, यहाँ पे ज़हीन हमारे पास है सिफत, ठीक। इस तरह से आप लिखोगे, देन उसके बाद नीचे लिखोगे जुमले का नाम क्या है? जुमला इस्मिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जुमला फेलिया की अगर मैं बात करूंगा, लड़की किताब पढ़ रही है, ठीक। इस तरीके का जुमला आ जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे? इस जुमले में फाइल यानी कि पढ़ रही है क्या है, यहाँ पे फाइल है, लड़की क्या है, यहाँ पे इसम है। तो इस तरह से आपने तरकीब नहवी करनी है। देन उसके बाद इसम और इसम की किस्में, ठीक। इसम और इसम की किस्में यहाँ पे आपको 5 मार्क्स की आ जाएंगी, काफी बड़े क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब इसम और इसम की कितनी किस्में हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मारफिया यानी कि प्रॉपर नाउन, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें मारफिया क्या होता है? वो इसम जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के लिए मखसूस हो, ठीक। जैसे मोहम्मद, कश्मीर, कुरान, मक्का, ताजमहल, ठीक। यानी कि इसमें मारफिया क्या होता है? ये प्रॉपर नाउन होता है, यानी कि जिसमें किसी खास शख्स, जगह या चीज को हम मतलब चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई खास जगह है, कोई खास चीज है, कोई खास नाम है, वो हमारा कौन सा नाम है, यानी कि वो हमारा कौन सा इसम है? इसमें मारफिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसमें निकरा की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कॉमन नाउन होता है। ये वो इसम होता है जो गैर मखसूसी शख्स या चीज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे लड़का, दरिया, किताब, शहर, परिंदा। लड़का कोई सा भी लड़का, दरिया कोई सा भी लड़का, तो ये हमारा होता है इसमें नकरा। देन उसके बाद इसमें ज़मीर की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज़मीर क्या होता है? ये होता है प्रोनाउन, यानी कि
ये वो इसम जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होता है, ठीक। मैं, वो, तुम, आप, ये, वो, ये सभी क्या है, ये है इसमें ज़मीर, ठीक। देन उसके बाद इसमें सिफत की अगर मैं बात करूं तो आपको यूजुअली इसमें सिफत, इसमें ज़मीर ही बोर्ड वाले पूछते रहते हैं। तो इसमें सिफत क्या है, इसमें सिफत है एडजेक्टिव, ठीक। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, तभी मैंने इंग्लिश भी यहाँ पे साथ में लिखा है। तो इसमें सिफत क्या है, ये वो इसम है जो किसी इसम की खूबी या हालत जाहिर करे जैसे, ठीक। मतलब इसमें सिफत क्या है, ये किसी की खूबी को जाहिर करे या खामी को जाहिर करे, जैसे खूबी, अच्छा, लंबा, मेहनती, बहादुर, बुरा, कमजोर, ये सभी के सभी लफ्ज क्या है, ये इसमें सिफत है, ठीक। ये सभी इसम क्या है, ये सिफत है। आपको किसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक जुमला दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे उमर ज़हीन है, ठीक है। आपको बोला जाएगा फिर नीचे इस जुमले में ज़हीन क्या है, ज़हीन क्या है, तो ज़हीन क्या है हमारा, ज़हीन है इसमें सिफत, ठीक। उसके बाद इसमें फ़ाइल की अगर मैं बात करूं तो इसमें फ़ाइल एक्टिव पार्टिसिपल है, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन क्या है, वो इसम जो किसी काम को करने वाले के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि किसी काम को करने वाला, जैसे लिखने वाला, ठीक, बोलने वाला, ठीक, पढ़ने वाला, ठीक। जैसे लिखने वाले को क्या कहते हैं, कातिब कहते हैं, बोलने वाले को क्या कहते हैं, मुतकलिम कहते हैं, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, कारी कहते हैं, ठीक। तो आपको क्या आ जाएगा, जुमला दिया गया होगा जिसमें कोई हो, कातिब होगा, मुतकल्लिम होगा, कारी होगा, तो आपको बोला जाएगा कि ये कौन सा इसम है, तो आपने क्या बोलना, इसमें फाइल है, ठीक। देन उसके बाद इसमें मफलूल यानी कि पेशु पार्टिसिपल है, यानी कि वो इसम जिस पर कोई काम या वाक़या किया जा रहा हो, ठीक। इसमें मफूल क्या है, जिस पे काम किया जा रहा हो, ठीक। इसमें फाइल क्या है, जो काम कर रहा है। इसमें मफूल क्या है, जिस पे काम किया जा रहा हो, ठीक। लिखा गया यानी कि मकतूब, मारा गया यानी कि मतकूल, ठीक, पसंद किया गया यानी कि महमूद, ठीक। उसके बाद इसमें ज़रफ़ की अगर मैं बात करूं, ये एडवर्ब टू टाइम या प्लेस, ठीक, यानी कि वो इसम जो वक्त या जगह को जाहिर करे, ठीक। जैसे सुबह, शाम, दिन, रात, यहां, वहां, ये सभी क्या है, ये इसमें ज़रफ़ है, ठीक। मैं पहले पानी थोड़ा सा पी लेता हूं। नाउ आगे हम चलेंगे, आगे है इसमें अदद, ठीक। इसमें अदद में क्या है, न्यूमरल, ठीक। ये वो इसम जो गिनती को जाहिर करे, ठीक। न्यूमरल मतलब काउंटिंग के लिए जाहिर करे, यानी कि 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 20वां, 100वां, तो ये सभी के सभी इसम क्या है, इसमें अदद, यानी कि अदद बोले तो काउंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते थे। उसके बाद इसमें मुसद्दर क्या कहते हैं, ये वर्बल नाउन होता है, वो इसम जो किसी काम या हालत का बुनियादी नाम हो, जैसे खाना, पीना, सोना, चलना, पढ़ाई, ठीक। ये सभी के सभी कौन से इसम है, इसमें मुसद्दर, ठीक। आगे हम चलेंगे, इसमें आला यानी कि इंस्ट्रूमेंटल नाउन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो इसम जो किसी आले या चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो किसी आले या चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहाँ पे कलम है, तलवार है, तराजू है, चाकू है, यानी कि ये इसमें आला है, मतलब कि इससे कोई काम लिया जाता है, ठीक। जैसे कलम से हम क्या काम लेते हैं, लिखाई का काम, तलवार से क्या काम लेते हैं, हम तो नहीं लेते हैं, चाकू से क्या काम लेते हैं, काटने का काम लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका हो गया, ठीक, इसम और इसम की किस्में। यहां तक आपका ग्रामर कंप्लीट हो गया। अब हम राइटिंग स्किल्स पे चलेंगे, ठीक। राइटिंग स्किल्स में क्या है, इसमें यहाँ पे आपको दरिजैल में से किसी एक अनवान का खुलासा आप लिखना पड़ेगा, खुलासा लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का होगा। जैसे यहाँ पे इबरत होगी, खुशामद है, आसमान, फूल और लहू, इस तरह से आपके 2-3 पूछे जाएंगे, तो उनमें से आपको ने किसी एक का खुलासा लिखना है और लगभग 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना है और उसके आपके 5 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। तो आप इन 3 को पढ़ के जाना, कोई एक सा आपका वहां पे फंस जाएगा, तो कोई और भी पढ़ लोगे साथ में तो पढ़ लेना, ठीक। इन 3 में से एक डेफिनेटली आएगा ही आएगा। देन आगे हम चलेंगे, दरिजैल अज़ाफ में से किसी एक की सिफत पर रोशनी डालिए, ठीक। 3 होंगे आपके या 4 होंगे, जैसे दास्तान है, ड्रामा है, गजल है, मरसिया है, तो इनमें से किसी एक की सिफत पे आपने रोशनी डालनी है, इनके उस पे आपको नोट लिखना है 1-1.5 पेज का, तो 5 मार्क्स आपको यहां से भी बनेंगे। देखो कितना आसान है, ठीक। 5 मार्क्स यहाँ, 5 मार्क्स यहाँ, 10 मार्क, ये 10 मार्क्स आपको 490 के ऊपर कर लेंगे। उसके बाद दरिजैल में से किसी एक की हालात जिंदगी पर नोट लिखे, ठीक। किसी एक की हालात जिंदगी पे आपको नोट लिखना पड़ेगा, जैसे मीर अमन है, नूर शाह है, मिर्जा गालिब है, अल्लामा इकबाल है। मैंने नोट नहीं लिखा, वो आपके सिलेबस में है, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, तो आप इन 4 को पढ़ के जाओ, इनमें से कोई एक आपका आसानी से यहाँ पे फंसेगा। देन उसके बाद आपको खत लिखने को बोला जाएगा, जिसमें आपको या तो आप अपने दोस्त को खत लिखो या अपने स्कूल के सरबराह या न्यूज एडिटर को खत लिखो। वो खत लिखने का आपको पता है बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब दिस एंड दिस, तो उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, जनाब आली गुजारिश खिदमत यह है कि फलाना ढिमकाना ऐसा वैसा, आपकी नवाजिश होगी, अर्जी न्याजमंद, तो हो गया आपका, ठीक। वो आपको 1-2 खत आप पढ़ लो तो वो हो जाएगा आपका, 6 मार्क्स यहाँ से भी आपको बनेंगे, ठीक। देन उसके बाद आपको मजमून लिखना पड़ेगा, 150 से लेके 200 वर्ड्स का आपको मजमून लिखना पड़ेगा। यहां से आपको 8 मार्क्स बनेंगे। ये 8 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे इल्म बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, साइंस एक रहमत है, जंगलात के फायदे, ठीक। इस तरह से कोई सा एक टॉपिक आप उठाओगे, उस पर आप लोग जो है वो 1 या 2 पेज का मजमून लिखोगे और 8 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। ये 8 मार्क्स आपकी परसेंटेज को काफी बूस्ट देंगे, इसलिए 4-5 टॉपिक्स आप पढ़ लो, 8-10 टॉपिक्स भी पढ़ लो जो ट्रेंडिंग में होंगे, जैसे इल्म पे पूछा जाता है, इंटरनेट पे पूछा जाता है, तो ऐसे टॉपिक्स को आप पढ़ लो
अगर कुछ भी ना आ जाए तो इधर उधर का लिख के आ जाओ, 1-1.5 पेज में मजमून आप लिख ही लेना, ठीक। जैसे इल्म पे इल्म बड़ी दौलत है तो लिख लेना इल्म ये है, इल्म वो है, ऐसा है वैसा है, फलाना है डिमकाना है, तो 1-2 पेज में लिख के आ जाना तो बन जाएगा। अगर आ जाए, पढ़ा है तो अच्छी बात है, अच्छे से लिखना, नहीं पढ़ा है तो आप ये वाला फार्मूला अपना लेना, ठीक। इसी के साथ साथ आपका उर्दू का मैंने कंप्लीट किया, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स पूरा का पूरा कंप्लीट किया। लगभग 35 मिनट का वीडियो हो गया, मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ। अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।